अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर की वैज्ञानिक नर्सरी तैयारी पर जानकारी। कपास की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण। ज्वार की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। इस समय जो किसान टमाटर की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो उसे स्वस्थ पौधे तभी वो प्राप्त कर सकते हैं जब नर्सरी डालते समय वैज्ञानिक अनुसंधानों को अमल में लाया जाए। तो सब्जियों की नर्सरी तैयार करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि वाजपेयी से। किसान भाइयों, जैसा कि जो भाई हमारे इस समय सब्जियां लगाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पौध के लिए हमारे टमाटर है या बैंगन है या मिर्च है, इनकी प्रायः हम खेत में लगाने से पहले इनके पौधे तैयार करते हैं, इनकी नर्सरी हम रोपते हैं। तो यदि हमारे किसान भाई सब्जियां में टमाटर को लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि किसान भाइयों कि बरसात में नर्सरी हम किस तरह से लगाएं। पौधशाला के लिए ऊंचा स्थान चुनें जहां पानी न भरा रहे। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 के आसपास रहे, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला में क्यारियों को तैयार करने से पहले मिट्टी की एक बार गहरी जुताई या फावड़े की सहायता से खुदाई करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी तरह से सड़ी कार्बनिक खाद, गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट की 40 से 50 किलोग्राम मात्रा प्रति 10 वर्ग मीटर भूमि में मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। पौध गलन पौधशाला की एक भयंकर बीमारी है जो कि मिट्टी में पनपे कवक से होती है। इसकी रोकथाम हेतु भूमि को फार्मेल्डिहाइड 25 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर मिट्टी को भिगो दें। बुआई के पूर्व क्यारियों को 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में कतारों में डालकर उन कतारों में बीज की बुआई करने से जड़ गांठ रोग से सब्जियों की पौधशाला सुरक्षित रहती है। देखिए, हम देखते हैं प्रायः कि बारिश में जो आप लोग नर्सरी डालते हैं उसमें बरसात की वजह से आधे से ज़्यादा बीज हमारा या तो पानी से बह जाता है या जो बचता भी है उसमें पानी के भरने की वजह से पौध यदि आपकी तैयार भी हो गई है और वो पानी के भरने की वजह से कुछ समय पश्चात ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या प्रयास करें कि हमारी नर्सरी बरसात के सीज़न में थोड़ी सी भिन्न होना चाहिए। भिन्न ऐसे कि वो ज़मीन से थोड़ी सी उठी हुई क्यारी हमें बनानी है। यदि पानी नहीं भरता है, जल निकास बहुत अच्छा है, तो हमारी उठी हुई क्यारी 6 इंच चलेगी, अन्यथा हमें 9 इंच तक इसकी ऊंचाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, इस क्यारी की जो चौड़ाई है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चौड़ाई कम से कम 1 मीटर हो और लंबाई हमें कितने एरिया के लिए हमने पौध को तैयार करना है, आधे बीघे के लिए, 1 बीघे के लिए या 1 एकड़ के लिए, उस पर क्यारियों की संख्या और क्यारियों की लंबाई निर्भर करती है। अमूमन आप जो है 3 मीटर लंबी क्यारी या 5 मीटर, 7 मीटर या 10 मीटर तक लंबाई में आप क्यारियाँ रख सकते हैं।
तो किसान भाइयों, जैसा कि अगर हम टमाटर के बीज लगाते हैं तो टमाटर में एक बादशाह वैरायटी है, टमाटर की हाइब्रिड ही है, वो बहुत अच्छी है, आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा लक्ष्मी 5005 है, इसकी भी किस्म की वैरायटी, ये जो टमाटर है ये भी बहुत अच्छा है। हिम सोना आती है टमाटर की वैरायटी, और यूएस कंपनी की एक US 440 है। तो ये तो हाइब्रिड है। साथ ही कुछ आपके इंस्टीट्यूट के जो अनुसंधान केंद्रों का बीज है, जिसे हम ओपन पॉलिनेटेड कहते हैं, हम उनको भी लगा सकते हैं। बीज बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। उपचारित बीज की बुआई तैयार नर्सरी क्यारियों में पंक्ति खींचकर करें, जब क्यारियों की मिट्टी में नमी उचित मात्रा में हो। नर्सरी क्यारियों में बीज बुआई के लिए एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 5 सेंटीमीटर, बीज बुआई की गहराई 1 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। बुआई के बाद क्यारियों को छनी हुई बारीक खाद एवं बालू मिट्टी के 1:1 के मिश्रण से 1 से 2 सेंटीमीटर परत से ढक देना चाहिए। बीज बोने के बाद महीन फुव्वारे से हल्की सिंचाई करना चाहिए। जहां तक सिंचाई की बात है, क्यारियों की सिंचाई समान रूप से धीरे धीरे फुहारे से करनी चाहिए, जिससे मिट्टी कठोर न पड़े तथा बीज व आच्छादित मिट्टी बहे न। सिंचाई हल्के रूप में प्रातःकाल नियमित रूप से की जानी चाहिए। किसान भाइयों, पौधशाला के पौधों को कुछ हानिकारक कीड़े जैसे एफिड पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैलाथियान 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। समय समय पर पौधशाला से खरपतवार निकालते रहना चाहिए। विषाणु रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीड़े जैसे सफेद मक्खी आदि से बचाने के लिए पौधशाला को नायलॉन की जाली से ढक कर रखना चाहिए। किसान भाइयों, बारिश में निश्चित रूप से कभी कभी जब बहुत तेज़ बारिश हो जाती है और पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से जो पौधे हैं हमारे छोटे छोटे, वो धीरे धीरे से गलना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज़, आर्द्र गलन की बीमारी कहते हैं। तो इस बीमारी के लिए हमारा जो उपचार है वो पहला तो यही है कि यदि ऐसे में पानी भरा है तो हम उसे नालियाँ बना करके सबसे पहले हम जल निकास की व्यवस्था करें। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि इसकी जो एक फफूंदी नाशक दवा है, कार्बेंडाजिम करके दवाई आती है, बेविस्टीन जिसको कहते हैं, इस दवा को लेकर के हम जो है पंप में डाल करके बढ़िया से पौधशाला में इसकी ड्रेंचिंग कर दें, और इसकी जो डोज़ है वो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मात्रा को लें, और पंप के माध्यम से जितनी जगह पे आपने क्यारियाँ बनाई हैं उसको अच्छे से सींच दें, मतलब जड़ तक इसकी दवा का असर होना चाहिए, जाना चाहिए पानी और दवा। तो निश्चित रूप से ये जो आर्द्रगलन की समस्या है उससे किसान भाई आप जो है लाभ ले सकते हैं। ज्वार की बोई गई फसल इस समय विभिन्न अवस्थाओं पर होगी, और इस फसल की उन्नत बढ़वार और अधिक उपज के लिए आपको फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर सही समय पर ध्यान देना होगा। आइए इन्हीं बिंदुओं पर जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तोमर से। तो ये बुवाई के बाद हम देखें कि जो शस्य क्रियाएं की जा सकती हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है कि फसल के लिए उचित पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाए। पोषक तत्व है, हम कहते हैं कि बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा उस समय बुवाई के समय बेसल ड्रेसिंग जो आधारी कहते हैं उस समय दे देना चाहिए। शेष बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसे 2 बार में छिड़काव करें। एक बार में जैसे ही हम देखें कि फसल आपकी लगभग 1 महीने की हो गई है और उसमें यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई करके आप उसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा को छिड़काव कर दें। शेष बची हुई नाइट्रोजन की जो 1/3 मात्रा है उसको जब फसल आपकी लगभग 50 दिन की हो जाए उस समय उपयोग कर दें, तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि अच्छी बढ़वार करेगी और अच्छी ग्रोथ वाली फसल होगी, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलेगा। दूसरी बात हम खरपतवार नियंत्रण की करते हैं, क्योंकि खरीफ की जो फसलें होती हैं बारिश होने की वजह से, और ये इसकी जो बुवाई है हम देखते हैं कि 30 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं, तो इसमें भी खरपतवार बहुत होते हैं। आपने जो देखा होगा सकरी पत्ती वालों में शामक है बहुत है, और विभिन्न तरह की मकड़ा घास है जो घासें प्रभावित करती हैं, और चौड़ी पत्तों में कना है, लहसुआ है, हुल है, जो विभिन्न तरह के खरपतवार हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए बुवाई के समय या तो आपने पेंडीमेथलिन 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर हिसाब से उपयोग किया होगा बुवाई के दूसरे दिन,
यदि ये नहीं कर पाए हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 1 से 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली निराई गुड़ाई जब फसल आपकी 25 से 30 दिन की हो उस समय कर देना चाहिए, और दूसरी की यदि आवश्यकता महसूस होती हो तो 40 से 45 दिन पर करें तो निश्चित रूप से खरपतवारों से फसल मुक्त रहेगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके बाद देखें कि जल की आवश्यकता के अनुसार इसमें खरीफ की फसल होने से यदि बारिश सही समय पर होती रहती है तो आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि बारिश नहीं होती है तो फसल को हम देखें कि जैसे ही दोपहर के समय कुछ पत्तियां मुरझाने सी लगें तो इस मीन्स फसल को जल की आवश्यकता है और आप निश्चित रूप से सिंचाई कर दें। तो इस तरह से बारिश न होने पर 10 से 15 दिन के अंतर पर मिट्टी की दशा के अनुसार आप इसमें सिंचाई करें। दूसरा हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था रहती है, जैसे फसल आपकी 1 महीने तक की है, जल भराव से ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस दशा में हम इसमें जल भराव न होने दें, जल निकास की समुचित व्यवस्था करें जिससे कि फसल आपकी अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिले। इसी के साथ साथ हम देखें कि जो हमारी ये अवस्था है 35-40 दिन की फसल की, उस समय शुरू में देखें तो एक कीड़ा आता है जिसे कंसुआ भी किसान कहते हैं, अर्ली सूट बोरर जिसे हम कहते हैं, कि शुरू में ही ये ज़मीन की बराबर से सतह से तने में प्रवेश कर जाती है इसकी सुंडी, और वो सुंडी अंदर ही अंदर खाती रहती है, अपनी बीट करती रहती है, जिससे कभी कभी आप पौधे में देखेंगे कि चींटे से बढ़ते हैं तो वो उसी को खाने के लिए जाते हैं और ये तने को अंदर समाप्त कर देती है। आप देखेंगे, देखिए किस तरह से ये अंदर में छेद कर रखे हैं, या कभी कभी आप देखेंगे पौधा जब बड़ा होता है पत्ती निकलती है उसमें बहुत छेद से दिखते हैं, तो उसी से प्रभावित रहती है, इसीलिए उसमें छेद हैं। या ज़्यादा प्रभाव होता है तो वो पूरा का पूरा पौधे को ही समाप्त कर देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो हल्के कीटनाशक हैं जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3G, इसको डाल दीजिए। इसका ज़्यादा दिन तक प्रभाव नहीं रहता है, और जो ज़्यादा दिन तक प्रभाव रखते हैं तो ये वो ठीक नहीं मानते हम, जैसे कि कार्टाफाइडोक्लोरा डाल सकते हैं आप, और जो फटेरा है उसको इसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि खाद्यान्न फसल है, वो गन्ने में तो ठीक है परंतु इस फसल में उपयुक्त नहीं है। इसमें जो जल्दी से जल्दी इनका प्रभाव खत्म हो वही डालना चाहिए, क्योंकि कीड़े का भी इनिशियल अवस्था में प्रभाव होता है। जब फसल आपकी 2 महीने की हो जाएगी फिर ये कंसुए का प्रभाव नहीं होता है। तो ये आप सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, उचित समय से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे से अच्छा उत्पादन। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज़ थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश, लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कपास की फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में चल रही है, लेकिन इससे अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है कि फसल की उपज को प्रभावित करने वाले कीटों का समय रहते नियंत्रण किया जाए। तो कपास की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ कार्तिकेय सिंह से। निमाड़ अंचल का प्रमुख फसल मध्य प्रदेश में कपास है, और जैसा कि आप बता रहे हैं 60 दिन का हमारा कपास का फसल हो गया है, और उसमें मुख्य रूप से कुछ हरा मच्छर और कुछ सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, या हम ये कहें कि जो सकिंग पेस्ट हैं, रस चूसक कीट हैं, उसका प्रभाव अभी देखने को, आक्रमण देखने को मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए आप मुख्य रूप से कुछ ट्रैप्स का प्रयोग कर सकते हैं जिसको हम येलो ट्रैप बोलते हैं,
और येलो ट्रैप अभी मार्केट में उपलब्ध है जो काफ़ी सस्ता है और अपना पर्यावरण के लिए भी काफ़ी सुरक्षा है। तो ट्रैप्स में हम ये कहेंगे कि आप प्रति एकड़ 10 से 15 ट्रैप, येलो ट्रैप, जिसमें चिपचिपा गम लगा करके और उसका आप प्रयोग करें। फसल से 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पे इस चिपचिपा येलो ट्रैप का प्रयोग 15 आप 1 एकड़ में कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई, बहुत सारी दवाइयाँ रस चूसक कीड़ों के लिए है, लेकिन आप हल्की दवाइयों से और ओवरडोज की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अगर प्रथम स्टेज है तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दे सकते हैं या एसिटामाप्रिड दे सकते हैं या एसेफेट दे सकते हैं। यह 3 दवाइयों में से कोई एक दवा आप दे सकते हैं। अगर आपको इमिडाक्लोप्रिड दवा का प्रयोग करना है तो इमिडा जो है वो 17.8% के रूप में लिक्विड में उपलब्ध है और 70% WG के रूप में भी उपलब्ध है, पाउडर और ग्रेनुअल्स के रूप में उपलब्ध है। तो अगर आप 17.8% वाला अगर देना चाहते हैं तो प्रति एकड़ 100 ml की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर इमिडा आप 70% WG वाला देना चाहते हैं तो 30 ग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एसेफेट देना चाहते हैं वो 75% का मार्केट में उपलब्ध है तो 300 ग्राम प्रति एकड़ का आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन सही सुझाव ये है कि आप लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जब भी आप कोई कीटनाशक दवा का पंप में प्रयोग करें तो आप ध्यान रखें कि पंप में बिल्कुल साफ सुथरा पानी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पंप में आपके दवा छिड़कने के पहले कोई खरपतवार नाशक या कोई सॉल्युबलाइज फर्टिलाइजर वगैरह का छिड़काव अगर उससे किया गया हो पहले, तो उस पंप का पहले अच्छा से सफाई हो, उसका धुलाई हो जाए, उसके बाद से इन दवाइयों में से किसी एक दवा का आप लेके प्रयोग करेंगे। साथ ही आप यह ध्यान देंगे कि कीटनाशक दवाइयों में बहुत सारे किसान आजकल सॉल्युबलाइज फर्टिलाइजर का मिक्स करके और न्यूट्रिएंट्स बना करके और उसका छिड़काव करते हैं, जो सर्वदा गलत है। अगर कंट्रोल और नियंत्रण उसका हम नहीं करते हैं और किसी कीटनाशक के साथ अगर हम फर्टिलाइजर या सॉल्युबलाइज फर्टिलाइजर का प्रयोग पंप के साथ बना के घोल छिड़काव हम कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो कभी कभी आपस में कीटनाशक और ये रिएक्शन करके टेक्निकल और हमारे फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप यह ध्यान रखें कि जब भी कोई कीटनाशक का आप छिड़काव करते हैं तो किसी एक केमिकल में दूसरा केमिकल जो दूसरे गुण का हो उसका प्रयोग मिला करके नहीं करना चाहिए। आप यह सावधानी अवश्य बरतें। आइए बात करते हैं अमेरिकन डेंडू छेदक इल्ली के बारे में। यह इल्लियाँ कपास की सबसे बड़ी खतरनाक दुश्मन मानी जाती है। ये शुरू में कोमल पत्तियाँ, फूल व पूड़ी खाती है। वह डेंडू बनने पर उसमें सिर डालकर भीतर का भाग खाती है। अब बात करते हैं गुलाबी इल्ली की। तो किसान भाइयों, यह इल्ली फूल पूड़ी में छेद कर घुस जाती है तथा फूल के भीतरी भागों को खा जाती है, जिससे फूल नहीं खिलते हैं। बाद में यही इल्ली डेंडू में घुसकर मल द्वारा छेद बंद कर देती है। अब बात करते हैं चित्तेदार इल्ली की। भूरे रंग की इस इल्ली पर अनियमित काले धब्बे होते हैं। यह इल्ली पूड़ी व डेंडू में छेद कर नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं कपास के लाल कीड़े की। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ गुलरों से रस चूसते हैं। आइए बात करते हैं इनके समेकित प्रबंधन की। इस हेतु खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, खेत को खरपतवार मुक्त रखें, फसल चक्र अपनाएं, बोने से पहले बीजों को फफूंदनाशी द्वारा बीजोपचार अवश्य करें, जल निकास का उत्तम प्रबंधन करें, क्षतिग्रस्त टहनियों एवं तेंदुओं को तोड़कर नष्ट करें। खेत में टी आकार की खूंटियों को लगाएं, जिस पर पक्षी बैठकर कीटों को खाते हैं। खेत में फेरोमोन ट्रैप एवं प्रकाश प्रपंच लगाकर कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट कर दें। नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग संस्तुत की गई मात्रा के अनुसार करें। जैविक दवा में नीम आधारित कीटनाशक दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इल्लियों के नियंत्रण हेतु NPV वायरस का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। BT का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। खेत से कीटों या इल्लियों को पकड़कर जहां तक संभव हो नष्ट करें। विहार रोमिल सुंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है।
किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा। हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तिरली। काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 5 दिनों तक लगातार मध्यम से घने बादल छाए रहने का अनुमान है। आगामी दिनों में कम से मध्यम हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस समय सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन पर है। अतः किसान भाई आसमान साफ होने पर खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्विजेलोफास इथाइल 5 EC 1 लीटर या इमीजाथाई पर 10 EC 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 18 से 25 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इससे अधिक समय वाली फसल अर्थात 30 से 40 दिन की फसल में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करें। नियंत्रण के लिए पीना एक्साप्रोप P इथाइल 9.3 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। खेत में जल भराव की स्थिति होने पर जल निकास की व्यवस्था करें। सोयाबीन एवं अन्य खरीफ फसलें जो लगातार वर्षा के कारण पीली पड़ रही हैं, उनमें 18:18 या 19:19 NPK का छिड़काव 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करें। सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल में जहां 20 से 25 दिन की फसल हो गई हो, इन फसलों में सेमी लूपर के प्रकोप की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के बाद 5 से 6 घंटों तक आसमान साफ रहना अनिवार्य है। धान में यूरिया का छिड़काव करें एवं खेतों की मेड़ों की मरम्मत करें एवं पौधरोपण का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर लें। खेतों एवं नर्सरी में अधिक वर्षा होने के कारण पौध सड़न रोग की संभावना है। इस प्रकार की परिस्थिति में फफूंदनाशक दवा कार्बनडाजिम, थायरम, बावेस्टिन आदि का छिड़काव करें एवं जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही बतर आने पर हल्दी की निकाई गुड़ाई का कार्य करें। अदरक एवं हल्दी की खेती में पानी अधिक होने पर बाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए खेतों में मल्चिंग का कार्य करें। मिर्च, बैगन, टमाटर, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की फसल में नम एवं आर्द्र मौसम के कारण रस चूसक कीट जैसे एफिड, जैसिड, सफेद मक्खी आदि के प्रकोप की संभावना है। इन कीटों के प्रकोप से पीला मोजेक रोग भी फैलता है। अतः इनके नियंत्रण हेतु थायोमेथोक्साम 0.35 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खड़ी सब्जियों की फसल में पत्ती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब दवा 3 ग्राम
प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं कीट नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर साफ मौसम को देखते हुए इसका छिड़काव करें। आगामी दिनों में लगातार अच्छी वर्षा होने की संभावना को देखते हुए पूर्व में बोई गई दलहनी एवं तिलहनी फसलों के खेतों से जल निकास की व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिमरौदा जिला मुरैना के कृषक प्रमोद धाकड़ ने। यह खरपतवार नियंत्रक कोनोवीडर यंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, धान की एक नई तकनीक जो आई है श्री विधि से, इसमें कोनोवीडर का बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यंत्र है। कोनोवीडर एक हस्तचालित यंत्र है। इसके खेतों में जब आप पंक्ति में धान की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस यंत्र को रोपाई के बाद 10 दिन के बाद इस यंत्र का निश्चित रूप से प्रयोग करें। 3 बार निश्चित रूप से कोनोवीडर चलाएं और उससे जो होता है कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और वायु का संचार उस जमीन में प्राप्त होता है, जिससे कि पौधे का जड़ों में वृद्धि और विकास तेजी से होता है। तो एक पौधे से कम आपको 70-80 पौधे एक पौधे से प्राप्त होता है और बार बार चलाने से जो होता है इसकी जड़ कल्ले का बहुत ज़्यादा विकास होता है। और यह एक हस्तचालित यंत्र है, जैसे हमने पूर्व में बताए हैं। तो यह केवल आपका कमर के ऊंचाई तक होता है। इसको आगे पीछे करके पंक्ति में चलाया जाता है। तो आगे पीछे जब पंक्ति में आप चलाते हैं तो मिट्टी इसका नीचे ऊपर होते रहता है, जिससे कि इसमें पर्याप्त मात्रा में वायु का प्रवेश, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है और इसमें जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं तथा सूक्ष्म जीवाणु होता है वह तेजी से कार्य करता है और इनमें जड़ों एवं कलनों का तेजी से वृद्धि विकास होता है। कोनोवीडर चलाने समय यह निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपके खेतों में पानी का जमाव होना चाहिए, जिससे कि आपको इन यंत्रों को चलाने में आसानी होगी। और यह देखा गया है इस यंत्र के द्वारा अगर चलाते हैं तो खेतों में खरपतवार नहीं होता है और 80 से 90 कल्ले निकलते हैं और उत्पादन 60-65 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद की वैज्ञानिक रोपण तकनीक पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।